उस वीडियो में हम अपने वाष्पीकरण के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे और वाष्पीकरण के पूरे गुणधर्मों को समझने के लिए मैं आपका अपना प्रियंक सर एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। पाठ के कुछ लास्ट हेडिंगों में से बची वाष्पीकरण के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। इनको समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप हैं। इन क्रियाकलापों को आप खुद पढ़ लीजिए और खुद पढ़ने के अलावा मैं उनको आपको सीधा निष्कर्ष समझा देता हूं। इन निष्कर्ष के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी अवस्थाओं को आसानी से अध्ययन समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण का हमारी अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट जो आपकी नोट्स बुक में दिया हुआ है वो है, द्रव की सतह पर क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अर्थात द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल है, जैसे ही वो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। इसका सीधा एग्जांपल आप अपनी दैनिक जीवन में लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा एक तालाब है तो उसमें सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं, तो जो द्रव का वाष्पीकरण वो कम होगा। लेकिन उसकी अपेक्षा मान लीजिए आपने कोई महासागर लिया हुआ है, बहुत बड़ा महासागर लिया हुआ है और उसमें से वाष्पीकरण का दर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा इससे टेम्परेचर ज्यादा क्रिया करेगा और उसी हिसाब से वाष्पीकरण हमारा ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता पड़ता है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल रखोगे उसी के अकॉर्डिंगली वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा ही होती है। तो वाष्पीकरण को क्षेत्रफल से आप समझ चुके हैं, क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, द्रव का ताप बढ़ने पर, द्रव के ताप से क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, ताप के कारण ही वाष्पीकरण होता है। तो द्रव का ताप बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। मान लीजिए आपने द्रव का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है तो उसका वाष्पीकरण कम होगा। भाई उसमें जो जल वाष्प बनने की प्रक्रिया है, जो उड़ता है जल, वो कम होगा। उसी की अपेक्षा मान लीजिए आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं उसका जल का टेम्परेचर उस पात्र में, तो वह क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ वाष्पीकरण करेगा और जल जो है कुछ ही समय में वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, अर्थात जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और जल की जल वाष्प में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करते हैं बच्चों। जैसे कि आप ताप का प्रभाव पढ़ चुके हैं, वायु की चाल बढ़ने पर क्या होता है, वायु की चाल। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में कपड़ों का सूखना देखते हैं। क्या होता है, आप क्या करते हैं, कभी कभी अपने कपड़ों को, जब आप अत्यधिक तेज धूप होने पर भी आपके कपड़े उतनी स्पीड से नहीं सूखते जो कि वायु की चाल बढ़ने से सूखते हैं। जब तेज वायु चलती है तो आपके जो कपड़े होते हैं वह अत्यधिक तेजी से शुष्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायु होती है वह वाष्पीकरण की गतिज ऊर्जा को बहुत तेज कर देती है और वायु में उपस्थित वायु के जो कण होते हैं वह गतिज ऊर्जा के द्वारा तेजी से जल के कणों को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे पदार्थ में वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वायु की चाल बढ़ने से वाष्पीकरण बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करते हैं बच्चों। ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखने हैं जिसके आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यदि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु है उसमें जल वाष्प जितना उपस्थित होगा उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता यानी नमी कहते हैं। तो जितनी वायु की आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। तो सीधी सी बात है, वायु में नमी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, और नमी जितना ज्यादा कम होगी तो वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। ये ध्यान रखिए सीधा सीधा। भाई खुद में वायु में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम, और यदि वायु में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण नमी कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा, और नमी कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा, और नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम। देखिए इस पार्ट में बहुत सारी हेडिंगों को मैं सुचारू रूप से आपको सिर्फ पॉइंट वाइज, एक आपको विशेष तौर पर लेक्चर वाइज ही समझा रहा हूं, जो इस पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और आपको सिर्फ निष्कर्ष ध्यान रखने होते हैं, जिनका अध्ययन मैं आपको विभिन्न अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पलों से समझा रहा हूं। तो कृपया इन्हीं एग्जाम्पल को आप आज उस हेडिंग के सामने लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और ये आपके लिए अपनी दैनिक कक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होंगे और आप इनसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग चलती है, इस पार्ट की लास्ट हेडिंग भी है हमारी, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है।
वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे रहती है। तो देखिए शीतलता क्या होती है, इन पूरे पॉइंटों को ध्यान से समझेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चारों कारकों को हम समझ चुके हैं। खुले हुए बर्तन, देखिए क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊष्मा द्रव के भीतर से ही प्राप्त होती है, अतः द्रव का ताप कम हो जाता है। क्या होता है भाई, वाष्पीकरण जो होता है वह खुद द्रव में उसके अंदर छिपी हुई खुद की ऊष्मा से होती है, और यदि आप उसको कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस प्रकार खुद की ऊष्मा के कारण ही ये कुछ हमारी सामान्य प्रकार की पदार्थ की क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। मान लीजिए आपने क्या करा, कोई खुला हुआ पात्र रखा हुआ है, खुला हुआ बर्तन रख दिया है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे होता है वाष्पीकरण। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने बहुत देर तक धूप में किसी बर्तन को खुला छोड़ दिया है, तो आप देखेंगे कि उसमें इतनी मंद गति से होता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु हमेशा वाष्पीकरण जहां ताप होगा वहां पर जरूर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या देखिए समझिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इसी के कारण आसपास को शीतलता उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही आप क्या करते हैं, जो अब जब द्रव को आप खुला छोड़ देते हैं तो द्रव के कण आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब आसपास की गर्मी को खुद अवशोषित कर लेते हैं और हमारे चारों तरफ जिस पात्र में आपने रखा है उसकी ऊर्जा अवशोषित होने के कारण चारों तरफ शीतलता मुक्त होती रहती है। ठीक है बच्चों, इसी का नेक्स्ट पॉइंट चलता है हमारा, एसीटोन को हथेली में रखने पर ठंडक होती है। एसीटोन आपने देखा होगा, एसीटोन एक ठंडा पदार्थ होता है जो नाखून की पॉलिश होती है, आपने देखा होगा जो हमारे जो माताएं बहनें क्या करती हैं, पॉलिश करती हैं नाखूनों पर, उसमें एसीटोन होता है। तो एसीटोन लगाने से क्या महसूस होता है, हमें कुछ ठंडापन महसूस होता है। तो क्या होता है, जब एसीटोन नाखून पर लगाई वाली पॉलिश हथेली पर रखते हैं तो इसके कारण क्या करते हैं, आसपास की ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जब आसपास की गर्मी को वह खुद अवशोषित कर लेते हैं तो हमें क्या महसूस होगा, जो हमारी जो ऊर्जा आसपास की ऊर्जा है वह कम होने के कारण हमको वहां पर शीतलता या ठंडकपन महसूस होता है। ऐसे ही गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसी प्रकार हम सूती कपड़ों को कह सकते हैं कि सूती कपड़े क्या करते हैं, हमें गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है। भैया क्या हम इसकी भी हेडिंग बना लेते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े। क्या होता है, गर्मियों में सूती कपड़े, गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, जैसे कि अब आजकल का टाइम चल भी रहा है तो आप इसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष एग्जांपल देख रहे हैं अपने सामने। तो जिसके वाष्पीकरण में हमें शीतलता मिलती है। क्यों, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह कण हमारे आसपास के ऊर्जा की वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये जो सूती कपड़ा होता है वह क्या करता है, हमारे जो आसपास की जो ऊर्जा होती है उसके कारण निकलने वाले पसीने को अवशोषित करके हमें मिलने वाली एक शीतलता प्रदान करता है। तो देखिए सूती कपड़े क्या होता है, एक हमें शीतलता बनने का एक महत्वपूर्ण कारक हमारी गर्मियों में सिद्ध होता है। इसके कारण एक नेक्स्ट पॉइंट और बचता है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। देखिए आज इसका एक स्पष्ट कारण हम स्पष्ट करेंगे। आप क्या करते हैं, जब बर्फ के टुकड़े किसी उसमें भर देते हैं तो उसकी सतह पर एक जल वाष्प के रूप में बहुत सारी हल्की हल्की बूंदें मिलती हैं, वह भी वास्तव में वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के कारण ही मिलती हैं। तो देखिए जरा, जब किसी बर्तन को हम बर्फीला जल रखते हैं तो शीघ्र ही बर्तन की सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बूंदें हमें आनी शुरू हो जाती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के ठंडे संपर्क में आने के कारण होती है, अर्थात जो आसपास की जो वायु है वो उसके ठंडे संपर्क में आने के कारण उससे क्रिया करके वाष्पीकरण वहीं जमा होना शुरू हो जाता है और गिलास का बाहरी तापमान कम हो जाता है, जिससे बूंदें वहीं जम जाती हैं और इस प्रकार हमें कुछ बाहरी सतह पर हल्की हल्की बूंदें जमा दिखाई देती हैं। क्योंकि जो आसपास की ऊर्जा होती है, जो आसपास की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको बर्फ की जो वाष्पीकरण की अवस्था है वह उसको अपने आसपास क्या कर लेती है,
अपने आसपास उसको स्टोर कर लेती है, जिससे हमें पात्र पर बाहरी ओर बनी हुई बूंदों की स्थितियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम फिर वाष्पीकरण को स्पष्ट करते हैं। गर्मियों की छुट्टी में मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टी में हम क्या करते हैं, जल को मिट्टियों के घड़े में बंद रखते हैं। मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा कि हर प्रकार प्रत्येक पदार्थ के कण में असंख्य रिक्त स्थान होता है, तो उनके कारण ही जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके भीतर जो घड़ा लेते हैं तो उसमें जल भरकर रखते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं। तो इनमें जल का भीतर का जल रिसक कर बाहर आ जाता है। तो जो भीतर का जल है, आपने देखा होगा गीली हल्का हल्का सा जो मिट्टी है उसकी गीली प्रदर्शित होती है। क्यों? क्योंकि उन छोटे छोटे छिद्रों से जल बाहर आना शुरू हो जाता है, और इस प्रक्रिया में जल आवश्यक ऊष्मा घड़े के बाहर ही जल से प्राप्त कर लेता है। जो बाहर की गर्मी थी, तो ये जो छोटे छोटे छिद्रों से निकली हुई जो जल के कण है वही उनको अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रकार गर्मी अंदर नहीं जा पाती और हमारा जल आसानी से ठंडा बना रहता है। ये भी एक प्रमुख एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और दो एग्जाम्पल रह गए, उन्हीं को स्पष्ट करते हैं बच्चों। देखिए आपको यहाँ सीधे सीधे उनकी एक थ्योरेटिकल वे में, उनको प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और आप यदि इनको एक बार समझ लेते हैं तो कभी भी अपने पॉइंटों को नहीं भूलेंगे। इसलिए इनके साथ साथ नोट्स बनाइए और समझते जाइए। गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। क्या होता है कि जो गर्म या शुष्क दिन होता है उसमें कूलर अधिक ठंडा करता है। तो क्या होता है, गर्म व शुष्क दिनों में जो बाहर का टेम्परेचर है, ये रूम के बाहर का टेम्परेचर वो अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जिससे कूलर में उपस्थित जल का ताप भी बढ़ता है, तो भाई बाहर का टेम्परेचर कूलर के टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तापमान में वृद्धि के कारण जल शीघ्रता से जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल क्या होता है, जो उसमें हम जल भरते हैं वह क्या करता है, बाहरी ऊष्मा से क्रिया करके जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से आने वाली बाहरी गर्मी से हमारी रक्षा करता है, और जिससे हमें ठंडी हवा गर्म व शुष्क अवस्थाओं में प्राप्त होती है। इसके लिए इस अवस्था को ज्यादा रखने के लिए हम अपने कूलर में घास फूस आदि की बनी पंखुड़ियों का प्रयोग करते हैं। देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट आपके दैनिक जीवन का सबसे मोस्ट एग्जांपल, जिसके द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि वाष्पीकरण के कारण कैसे शीतलता बनी रहती है। गर्म चाय को फूंक मारने से चाय आसानी से पी जा सकती है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी कप में चाय पीते हैं, जब किसी कप में आप चाय पीते हैं तो चाय पीने से क्या होता है, आप उससे पहले फूंक मारते हैं, क्योंकि चाय एकदम गर्म रहती है, और उससे नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें हल्की हल्की फूंक मार लेते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, चाय का तापमान कम हो जाता है, और इसी प्रकार गर्मियों में कुत्ते अपनी जीभ बाहर रखते हैं, जिससे जीभ का वाष्पीकरण होने के कारण उन्हें ठंडकपन का महसूस होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कुत्ते अपनी जीभ को, कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण जो होता है, बाहर का जो टेम्परेचर, उनकी जीभ वाष्पीकरण के द्वारा ठंडकपन को महसूस करती है। बच्चों इसी प्रकार इस पाठ का समाप्ति होती है, और आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से वाष्पन और क्वथनांक मैंने समझा दिए हैं स्पष्ट तौर पे। उनका अंतर आप खुद कर लीजिए और पाठ आसानी से समझ लीजिए। कुछ बच्चों नोट्स के पॉइंट पर आप नोट्स बनाइए, और इस वीडियो को पॉज करके उनको धीरे धीरे समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हुइए। मैंने पाठ को पूरी प्रोसेस के द्वारा समझा दिया है। इसी के साथ हम एक बार पुनः मिलेंगे जीवन क्लासेस में। आप सभी का धन्यवाद।